रवि अपनी दादी के साथ चूल्हे के पास बैठा हाथ सेक रहा था और दादी बैठे बैठे चूल्हे पर चढ़ी बड़ी सी कढ़ाई में करछी चला रही थी। दादी दादी क्या बना रही हो? ये हलवा। हलवा? हाँ। वाह, पर दादी किस चीज का हलवा? दादी प्यार से मुस्कुराकर रवि की ओर देखती हैं। ये है मिट्टी का हलवा। मिट्टी का? रवि ये सुनते ही एकदम से अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और मुंह एकदम चौड़ा खोल लेता है। लो दादी, आ गए वापस। रवि मुस्कुराता हुआ गांव में आता है और पूरे रास्ते मुस्कुराता हुआ अपने बचपन की यादें दोहराता हुआ बस चलता जाता है। तभी रवि की नजर सामने खेलते हुए बच्चों पर जा पड़ती है। रवि उन बच्चों की ओर ऐसे देखता है जैसे मानो जिन बातों को वो भुला देना चाहता था वो बातें एक बार फिर से मुड़कर उसके सामने आ गई हों। रवि अपने दो दोस्तों के साथ नीम के पेड़ के नीचे खेल रहा होता है। ए गोलू, तेरी बारी है, अब तू जा, और हाँ, जब 10 की गिनती पूरी ना कर ले तब तक मत आइयो। मैं तो चला जाऊंगा, पर सोनू तो इसके साथ ही छुपियो, कभी ये भी अपनी दादी की तरह खुद से बात करने लग जाए अकेले में। क्या बोला मेरी दादी के बारे में? कॉलर छोड़ मेरा। मेरी दादी के बारे में क्यों बोला? क्या गलत बोला? तेरी दादी है ही पागल, जब देखो अपने आप से बात करती रहती है। रवि गोलू को नीचे गिराकर उसके बाल नोचने लगता है। रवि एकदम स्थिर खड़ा होकर बस एकटक उस नीम के पेड़ की ओर देखता रहता है। तू भी सही में अपनी दादी की तरह है पागल, छोड़ मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी के बारे में बोलने की? देखते ही देखते रवि की आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगते हैं। दरवाजा खुलता है और सीधी सूरज की रोशनी उस टूटी फूटी झोपड़ी पर पड़ती है। रवि अंदर आता है। रवि उस झोपड़ी के चारों ओर नजरें घुमाकर देखने लगता है और एक गहरी सांस लेता है। धूल से भरी हुई है झोपड़ी, लेकिन खुशबू अभी भी यहाँ मिट्टी के हलवे की ही है। और उस चूल्हे की ओर देखता है। रवि उस चूल्हे को देखकर मुस्कुराने लगता है कि तभी एक आवाज आती है। हाँ भाई, आ ही गया। रवि चौंक कर पलटता है। कौन है बे तू? अरे तमीज से बात कर, वरना मैं लठ बहुत मारूं। हाँ। ये सुनते ही रवि की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, मानो उसने अपनी आंखों के आगे कोई चमत्कार होता हुआ देख लिया हो। रवि अपनी दादी के साथ लेटा हुआ सो रहा है। दादी, दादू बहुत गुस्सा करते थे। गुस्सा करते तो थे, पर उस पे जो मुझे तंग करता था, पता है क्या कहते थे? क्या? मैं लठ बहुत भित मारूं। ये तो मेरे दादू कहा करते थे। तो पहचान ले कि कौन हो सकता हूँ मैं। रवि की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। दादू? देवा मुस्कुराकर प्यार से रवि की ओर देखने लगता है। रवि कुछ देर तक यकीन नहीं कर पाता कि वो अपने दादा को देख पा रहा है। रवि दौड़ता हुआ देवा के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनके गले मिलने की कोशिश करता है, उसके हाथ देवा के आर पार हो जाते हैं। अरे मन तो मेरा भी है बेटा तुझे छाती से लगाने का, पर आत्मा हूँ, क्या कर सकते हैं। एक मिनट, क्या आत्मा? अरे तो जिंदा थोड़े ही हूँ मैं, ये तो पता ही है तुझे कि मैं मर चुका हूँ। हाँ मतलब, पर ऐसा हो कैसे रहा है?
देवा ध्यान से रवि के गले की ओर देखता है जहाँ एक ताबीज लटका हुआ है। लग ही रहा था मुझे। क्या क्या लग रहा था? तेरे गले का ताबीज। ताबीज? तो उसका क्या? बेटा जी, जो ताबीज तुमने पहना है ना, वो मेरा ही है। क्या? हाँ। पर इस ताबीज में ऐसा क्या है? हमारे गांव में एक पंडित जी हुआ करते थे, काफी ज्ञानी व्यक्ति थे। तो जब तेरी दादी और मेरी शादी पे हमारे घर वालों ने नाराजगी जताई, तो मैं उन पंडित जी के पास गया और अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने ये ताबीज दिया और बोले कि इस ताबीज को हमेशा अपने साथ रखना। जब तक तुम दोनों के पास ये ताबीज रहेगा, तब तक तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो इसलिए मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। रवि इधर उधर देखने लगता है और मुस्कुराने लगता है। यकीन नहीं होता कि 15 साल हो गए मुझे यहाँ आए। माँ बाप तो पैदा होते ही चले गए, सिर्फ दादी ही थी एक मेरे पास। रवि बोलते बोलते एकदम से चुप हो जाता है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर देवा को देखने लगता है। क्यों बच्चों, क्या हो गया? मतलब जवाब आपके पास है। हाँ, कौन सा जवाब? कि मिट्टी के हलवे का इन सब से क्या ताल्लुक है और दादी की आखिरी इच्छा क्या थी? हाँ, बहुत ही अच्छा, पर मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं पता। क्या? पर दादी ने कहा था कि जब तू घर जाएगा तो तुझे धीरे धीरे सब पता लग जाएगा। हाँ, धीरे धीरे ना, एकदम से थोड़े ही। तो आप मदद तो कर सकते हो। हाँ, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो कल सुबह से शुरू करेंगे। अभी मैं यहाँ सफाई करके सो रहा हूँ, बहुत ज्यादा थक गया आज तो मैं। अरे जा, कैसा जवान बालक बनेगा तू है। अरे हाँ हाँ दादू, कल सुबह बात करते ना। अगली सुबह होते ही कड़कती ठंड में देवा उसे उठाने लगता है। ओ भाई ओ, अरे उठ जा भाई, कितनी देर तक सोएगा? क्या है? अरे उठ जा भाई, तेरी दादी की आखिरी इच्छा के बारे में पता नहीं करना है? पोते होने का फर्ज निभा भाई। अरे दादू यार, सोने दो ना यार। अरे बेटा जी उठ जा, वरना लठ बहुत मारू। हाँ। रवि मुंह बनाकर आंख मलते हुए उठता है। अरे आप दादी को भी यूं ही परेशान करते थे क्या? अरे वो मुझसे भी जल्दी उठ जाती थी भाई। एक तो ये गांव, ऊपर से यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी कैसे होती है? अरे बेटा जी, ये तो खास बात है इस गांव की। चल अब उठ जा, थोड़ा घूम फिर ले। हाँ, क्या पता बाहर निकल के दादी की आखिरी इच्छा और उस मिट्टी के हलवे के बारे में कुछ पता लगी जाए। रवि उठकर तैयार हो जाता है। बेटा एक काम कर, एक रजाई और ओढ़ ले। अरे दादू, आप तो आत्मा हो, आपको थोड़ी ना ठंड लगेगी, लगेगी तो मुझे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रवि जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसे दिखता है सामने सिर्फ धुंध ही धुंध है। गांव का एक हिस्सा भी रवि को नहीं दिख पा रहा। अरे ये क्या है, इतनी धुंध। चल तो पड़ेंगे, पर ये भी तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं। उससे पहले ये बता कि तेरी दादी ने बोला क्या था? पता नहीं, बस ये बोला कि मिट्टी का हलवा जरूर बनाना और मुझे किसी समंदर नदी वगैरह में मत बहाना। तो बनाओ बेटा जी मिट्टी का हलवा। अरे मुझे नहीं पता कैसे बनता है, आप बताओ ना, आपको तो सबसे ज्यादा बना के खिलाया उन्होंने। अरे मुझे तो बस यही बोला करती थी कि सोचो सोचो, जो चीज इस हलवे को खास बनाती है वो आप ही की है। तो मतलब जवाब आपके पास है?
अरे मुझे खुद नहीं पता। तेरी दादी ने कभी सीधा जवाब दिया है मुझे? हमेशा यही कहती थी कि दिमाग लगाओ, और अब भी यही कर दिया उसने। बोलो। आप एक काम करो, आपकी पसंदीदा चीज बताओ, इस गांव में क्या क्या थी, बोलो, शायद जवाब वहीं मिले। रवि और देवा एक साथ मिट्टी भरे रास्ते पर चल रहे हैं। ठंड इतनी है कि सांस भी धुएं की तरह दिख रही है। गांव की सर्दी की बात ही कुछ और है बेटा। अभी आगे एक नीम का पेड़ आएगा। बचपन में मैं और मेरे दोस्त वहीं लकड़ी जलाकर हाथ सेकते थे। भाई वाह, क्या ही दिन थे वो भी। तो जवाब यहाँ हो सकता है क्या, इस पेड़ के पास? देख लेना, आने ही वाला है। कितनी धुंध पड़ी हुई है, कहीं भिड़ ना जाऊं सीधा पेड़ से। रवि बस इतना कहता ही है कि वो सचमुच नीम के पेड़ से टकरा जाता है। अरे यार, मेरी नाक। देवा हंसने लगता है। अरे दादू, इतनी जोर की लगी है और आप हंस रहे हो यार। अरे हाँ, पता नहीं क्या लग गई तुझे तो। अरे दादू, कहीं दादी नीम तो नहीं डालती थी? अरे मीठा होता था। नीम कब से मीठा होने लगा? दादू, आपको जिन पंडित ने ये ताबीज दिया था वो कहाँ मिलेंगे बताओ? अब वो तो अब पता नहीं बेटा, जिंदा होंगे भी या नहीं। बाकी गांव के मंदिर में रहते थे वो तो। तो चलो फिर वहीं चल के देखते हैं। हाँ, चलो चलो। रवि और देवा मंदिर पहुंचते हैं। जहां एक पंडित बैठा हुआ होता है। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। पंडित जी, इस मंदिर में एक पंडित हुआ करते थे कभी? रवि बगल में खड़े अपने दादू की ओर देखता है। अरे नाम क्या था दादू? पंडित उसको खाली जगह से बात करता देख हैरान हो जाता है। हाँ, मुरारी लाल। अच्छा। रवि अपनी गर्दन फिर से पंडित की ओर करता है। मुरारी लाल नाम था उनका पंडित जी। अरे उनका तो कई सालों पहले देहांत हो गया था बेटा। अच्छा, चलो ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, ठीक है। खुद से ही बातें कर रहा है। गोलू की नजर तभी रवि पर पड़ती है, जो वहाँ खड़ा खुद से बात कर रहा होता है। अरे रवि। रवि पलटकर गोलू की ओर देखता है। अरे गोलू, अरे भाई, तुझे भी लग गई अपनी दादी की बीमारी है? अरे अकेले खड़ा खड़ा अब तू भी बातें करने लग गया। लगता है भैया की खानदानी बीमारी है, पागल बन गई। अरे दादी आधी पागल और पोता पूरा का पूरा। अरे तेरे मारो लट है। अरे रवि, इसको। रवि तभी गोलू की तरफ कूदकर उसके मुंह पर जोर से एक मुक्का मारकर उसे नीचे गिरा देता है। अबे वो धरती पे बोझ, इंसानियत पे पड़े हुए 200 किलो के पत्थर हैं? तू मुझे पागल कह रहा है? लगता है तूने कभी खुद को नहीं देखा। और अब की बार मेरी दादी के बारे में कुछ बोला ना तो लट बहुत मारू मैं। शाबाश मेरे शेर। रवि अपने दादा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, देवा के साथ हंसते हुए, और आसपास खड़े सभी लोगों के मुंह बंद करके वहां से चला जाता है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा होता है, धुंध भी वैसे वैसे गांव से छंटने लगती है और सूरज की किरणें साफ दिखाई पड़ने लगती हैं। अब थोड़ी धूप दिखाई। कोई और जगह है क्या? हाँ, अब तो एक ही जगह है। कौन सी? तेरी दादी और मेरा खेत। रवि आंखें बड़ी कर मुस्कुराने लगता है।
रवि और देवा एक पुराने रास्ते से गुजरते हुए खेतों तक पहुंचते हैं। हवा में ठंडी सी महक है, मिट्टी गीली है और कहीं दूर से हल्की शकरकंद के पत्तों की खुशबू आ रही है। बिल्कुल वही खुशबू, बिल्कुल वही खुशबू जो हलवे से आती थी। अच्छा जी, देवा आसमान की ओर देखता है। तो ये डाला जाता था हलवे में, है शकरकंदी? हाँ, पर वो उसे मिट्टी का हलवा क्यों कहती थी फिर? देवा हंसने लगता है। क्या हुआ दादू? यही जमीन मेरी सांस जो बन जाती थी बेटा। दिन भर यही हल चलाता था और दोपहर को हम दोनों यही रोटी खाते थे। वो मुझे अपने हाथों से हलवा खिलाती और मैं उसे अपने हाथों से रोटी। ये जगह सुकून थी हम दोनों का, इसीलिए कहती थी मिट्टी का हलवा। दादी एकदम बूढ़ी सी अपने बिस्तर पर लेटी हुई हैं और रवि उनका हाथ पकड़कर रो रहा है। बेटा सुन मेरी आखिरी इच्छा, मुझे किसी नदी या तालाब में मत बहाना, मुझे वहां बिखेरना जहां मुझे सुकून मिले। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यही है वो जगह जहां मुझे उनकी अस्थियां बहानी है। उनकी आखिरी इच्छा आप हो दादू। वो चाहती थी कि वो मरने के बाद भी आपके साथ रहे। देवा मुस्कुराकर नीचे देखने लगता है और उसकी पलकों से भी कुछ आंसू यादों के मोती बनकर बह जाते हैं। तुमने देख क्या लिया ऐसा मुझ जैसे बेवकूफ में? इतना प्यार कर लिया कि मरने पर भी मेरा ही ख्याल। अरे बावली है रे तू मेरी सरोज कुमारी। अगली सुबह होते ही रवि अपने बैग से अस्थियों का लोटा निकालता है और सारी अस्थियां उस खेत की मिट्टी पर बिखेर देता है। दादू, अब आपकी मुक्त होने की बारी। उस पंडित ने कहा था ना कि ये ताबीज हमेशा हम दोनों को साथ रखेगा। रवि वो ताबीज उतारता है और उस खेत की मिट्टी में दबा देता है। देखते ही देखते देवा की आत्मा एक सुनहरी रोशनी में बदलकर साफ आसमान में विलीन हो जाती है, मानो सरोज और देवा का घर अब उसी खुले आसमान में हो।